मैक्सिमम केसेस में यही होता है जब बच्चा 2 साल या 4 साल इनफैक्ट 5 साल की एज में होता है, तो कहीं न कहीं उनको सेंसरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो ना जो सेंसरी सिस्टम है उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। बिकॉज़ इस केस में ना हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक, जब मैं असेसमेंट करता हूँ ना, तो कई पेरेंट्स आके ना प्राइमरी मुझे ये कहते हैं कि सर मेरा बच्चा अटेंशन नहीं देता, वो बैठता ही नहीं है एक जगह, उसका फोकस ही नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा। आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि पीडियाट्रिक सेटअप में बच्चों के साथ वर्क कर रहे हैं जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ अपना पहला एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा ऑटिज़म बच्चे के साथ। तो ना मैं जब गया, ऑब्वियसली जब मैंने एनजीओ में बच्चे देखे तो मैं इतना सीरियस नहीं था। वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि हम एक बच्चे को हार्डली 5 मिनट देते थे। बिकॉज़ ऑब्वियसली एनजीओ आपको पता है कि वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा आती है। मीनव्हाइल हुआ क्या कि मैम वाज़ क्वाइट क्लेवर। उन्होंने ना मुझे टेस्ट करने के लिए एक छोटे से चैम्बर में एक बच्चे को बिठाया, ऑटिज़्म का बच्चा था, एंड मुझे बोला कि रोशन तुम्हें ना कुछ नहीं करना, तुम्हें बस आधा घंटा इस बच्चे के साथ यहाँ पे बिताना है। ये कुछ टॉयज़ रखे हैं मैंने, तुम बस ट्राई करो कि वो टॉयज़ के साथ प्ले करे। और बिकॉज़ वो पहली बार था कि मैं किसी एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ आधा 1 घंटा एक चैम्बर पे बिताने जा रहा था, एंड यू नो व्हाट, ना मैंने पूछा कि मैम उसमें इश्यूज़ क्या है और उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि उस बच्चे में इश्यूज़ क्या है। एक्चुअली वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिटिंग करता था, उसमें ना बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। सो मैं जैसे ही उस बच्चे के साथ बैठा, उसने तो जैसे स्पिटिंग की AK-47 चलाई, थू, 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 थू करते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा गीला कर दिया। एंड यू नो व्हाट, मैं भाग के बाहर आया और मैम खड़ी थी। मैम ने कहा, नाउ आर यू रेडी टू वर्क? मैंने कहा यस, बिकॉज़ अगेन स्पिट था, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, बट वो सीनियर थी, उनको मना नहीं कर सकते हम। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल वर्क मैम। तो उन्होंने बोला चलो वॉश करके आओ अपने आप को, वापस इस रूम में आओ एंड स्टार्ट वर्किंग विद द किड। वो एक ऐसा इंस्टेंट था मेरी लाइफ में कि जहाँ पे मुझे लगा कि एक्चुअली मुझे ऑटिज़्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जो एनजीओ में कर रहा था या जो मैंने पढ़ा, कुछ भी नहीं पता मुझे। वो पहला एक्सपीरियंस था जिसने मेरा करियर ऑटिज़्म के तरफ स्टार्ट किया। नाउ यू नो व्हाट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब हमें पढ़ाई जाती है ना, तो हमें बेसिक बताया जाता है जब हम स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करते हैं कि ऐसे बच्चों के ना मोटर स्किल्स बहुत पुअर होते हैं। तो हमारा ना पहले से ही टारगेट होता है कि उन बच्चों के ना स्किल्स डेवलप किए जाएं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गए या फाइन मोटर स्किल्स हो गए, ताकि वो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। बस इतनी ही डेफिनेशन के साथ ही मैं ऑटिज्म में वर्क कर रहा था। अब 1 साल, 1.5 साल मैंने वहाँ वर्क किया, फिर एक सीनियर का फ़ोन आया मेरे पास, "रोशन, मैंने सुना है कि तुम ऑटिज़्म में वर्क कर रहे हो, तो मैं ना एक स्कूल में वर्क करता हूँ, तो अभी मैं फ़ॉरेन जा रहा हूँ, तो दे नीड सम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो कैन यू कम?" मैंने कहा, "ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ।" ना वो स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल था, बिकॉज़ वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था, जहाँ पे कि इंक्लूज़न बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। और वो मेरी लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट था। और मैं उस स्कूल में गया एंड मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा फर्स्ट डे था एंड लकीली उन मेरे फर्स्ट डे के दिन उस स्कूल का ट्रैक एंड फील्ड था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए, उनके जो कोऑर्डिनेटर, उन्होंने टेस्ट करने के लिए बोला कि सर ऐसा है, हम आपको ना 4-5 बच्चे दे रहे हैं, आपको ना एक-एक करके इनको रेस ट्रैक में भगाना है, यही करना है आपको। वेल नाउ मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग से ही ना आई एम अ हाइपर एक्टिव, माई सेल्फ आई एम अ वेरी हाइपर एक्टिव और वेरी एथलेटिक पर्सन। तो मेरे लिए तो मुझे लगा कि अरे जॉब बहुत ईजी है, करना क्या है, बच्चे को भगाना ही तो है ट्रैक में। और मैंने फिर एक बच्चा लिया, पकड़ा उसको, भगाया, फिर दूसरा बच्चा लिया, फिर मैंने भगाया। एक्चुअली मैंने बहुत इंजॉय किया, बिकॉज मुझे लगा कि ये तो बड़ा ईजी काम है बच्चे को भगाना, एंड बच्चों ने भी बहुत साथ दिया, वो भी मेरे साथ भागे। वहाँ पे जब मेरी कोऑर्डिनेटर ने एंड उन स्कूल के ओनर्स ने मुझे देखा, तो उन्होंने बोला नहीं, एटलीस्ट ये बच्चों के साथ प्ले कर रहा है, एटलीस्ट बच्चे इसके साथ हैप्पी हैं। तो उन्होंने मुझे एक जॉब लेटर दे दिया कि ठीक है, यू कैन जॉइन हियर। जब कोरोना के बाद हम वापस आए, मैं, मेरा सीनियर थेरेपिस्ट, मेरी वाइफ, जब हम वापस आए, तो उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया। एक चीज़ जो एक बड़ा लिंक मिस था, बहुत, बहुत, बहुत बड़ा लिंक मिस था जब मैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करता था, वो है इमोशंस, वो है प्ले।
जी पेरेंट्स, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे प्लीज़ बताना चाहता हूँ, आप भी कहीं न कहीं अगर सपोज़ेटली अनफॉर्च्यूनेटली अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड कैटेगरी में है, तो आप कहीं न कहीं थेरेपी ले रहे होंगे। यू नो व्हाट, हम लोग एज़ अ थेरेपिस्ट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ना पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ दे देते हैं कि सर ये कराइए, इससे डेवलपमेंट आएगी। बट एक जो चीज़ है जो हम मिस करते हैं वो है कि हम पेरेंट्स को ये नहीं बताते कि आप इमोशनली कैसे कनेक्ट करेंगे। बिकॉज़ अगर आप बच्चे के साथ स्पेशली अगर हम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर आप बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे, तो शायद आप एक रोबोट तैयार कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ काम करेगा, जो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, जो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं करेगा, बट वो काम सारे करेगा। मैंने जितने भी असेसमेंट्स किए हैं या फिर जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना, उनके ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत वैलिड क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका आंसर देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये जो कन्फ्यूजन पेरेंट्स की लाइफ़ में चल रहा है ना, इसको एज़ अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरी ड्यूटी है कि मैं जितना उसको मिनिमाइज़ कर सकूँ, जितना उनको समझा सकूँ, मैं उनको समझाऊँ। सो जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ना पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे के एंगर एंड स्लीप पे कैसे काम करें। देखिए, ये 2 एस्पेक्ट्स ना पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ऐज वाइज़ हम ना इस चीज़ को ऐज वाइज़ समझते हैं। कई बार क्या होता है बच्चा 2-3 साल का और मेरे पास आता है पेरेंट्स कहते हैं सर ये बहुत एग्रेसिव है, इसकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है। उस केस में अगर अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट करते हैं या फिर अगर मैं असेसमेंट करता हूँ तो वहाँ पे मैं उसके सेंसरी एस्पेक्ट्स को देखना चाहूँगा कि उसके जो सेंसरी सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड कई बार क्या मतलब मैक्सिमम केसेस में यही होता है जब बच्चा 2 साल या 4 साल इनफैक्ट 5 साल की एज में होता है, तो कहीं न कहीं उनको सेंसरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो ना जो सेंसरी सिस्टम है उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते बिकॉज़ वो नॉन वर्बल हैं, उनका जो इमोशनल कंट्रोल है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, इमोशनल रिएक्शंस जो होती हैं। और ये इन टर्न या फिर एग्रेशन की तरह निकलता है या फिर वो इतने बेचैन या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि उनकी नींद कम हो जाती है, वो थोड़े से एंग्ज़ियस हो जाते हैं। तो इस केस में ना मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका बच्चा 5 साल तक का है ना, तो आप उसका सेंसरी सिस्टम देखिए कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कोई हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, हाइपो सेंसिटिव तो नहीं है। और अब मैं दूसरी बात करूँगा, अगर बच्चा 6, 7 या 8 साल का है या 10 साल का है, जहाँ पे उसको एग्रेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है, उसके मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, तो उस केस में हमें सेंसरी सिस्टम्स को इतनी वैल्यू ना देते हुए उसके बिहेवियर एस्पेक्ट पे वर्क करना ज़रूरी है। उसको समझना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें हैं बिकॉज़ पेरेंट्स यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोई भी बच्चा जब टैंट्रम करता है या जब एग्रेसिव होता है ना, उसके 1 मिनट 30 सेकंड पहले ना हमें पता लगने लग जाता है कि अब ना ये फ़ेज़ आने वाला है जहाँ पे वो मेल्टडाउन्स दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस फ़ेज़ को आने ही मत दो। क्योंकि हमें जैसे पहले पता लग जाएगा तो हम ट्राई करें कि डाइवर्ट करें ताकि उसका एग्रेशन पार्ट जो है वो रिड्यूस हो। सेकेंडली अ, बहुत तरीके होते हैं बिकॉज़ ये यूजुअली नॉन वर्बल बच्चों में देखा जाता है कि उनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है एंड ऑटिज़्म में बच्चे विजुअल लर्नर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो भले ही आपके बच्चे में स्पीच है या फिर नॉन वर्बल है, आप ना उनके साथ कार्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे ना, ट्रस्ट में आप देखोगे कि उनके एग्रेशन और बिहेवियर में बहुत फ़र्क आया है। तो ऐसे बच्चों के साथ आप कार्ड्स के साथ पूरा शेड्यूल करिए बिकॉज़ फिर वो एंग्ज़ियस नहीं होंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। अगर वो एंग्ज़ियस नहीं होंगे तो कहीं न कहीं वो एग्रेशन भी नहीं आएगा एंड जो बड़े बच्चे हैं, हाइपर एक्टिविटी एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है ऑटिज़्म में। सो हर बच्चे का ना 1 डेढ़ घंटे का अच्छे से फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करवाइए आप अपने बच्चे को। आप देखेंगे कि उस बच्चे का एग्रेशन में एज़ वेल एज़ बिहेवियर में बहुत फ़र्क आएगा। इसी तरीके से जो सेकंड बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि बच्चे पॉटी से प्ले करते हैं ना, ये ना आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। वेल ये थोड़ा-सा मेसी मेसी हो जाती हैं चीज़ें, है ना? इस केस में ना हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक, यहाँ पे बच्चे को एक्चुअली नहीं पता कि व्हाट आर द थिंग्स ही नीड्स टू टच और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं टच करनी है। शायद इस केस में उस बच्चे को सेंस ही नहीं है। तो ये सिचुएशन अगर है, तो कहीं न कहीं इंस्टेड ऑफ पॉटी इस टाइम हम पॉटी को फ़ोकस नहीं रखेंगे। इस टाइम हम ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे कि बच्चे के रिस्पॉन्सेज़ बेटर करें, वो मुझे देखे, मेरे इमोशंस को पहले समझे, उसको बॉडी अवेयरनेस लेकर आएँ, उसको अ, स्पेस के बारे में पता लगे, उसको हम प्ले सेशंस में लेकर आएँ ताकि वो पहले मिनिमम इस लेवल पे आए कि उसको ना एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस आए। जब ये सिचुएशन आ गई जो कि ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, तो अगर जब ये सिचुएशन आ गई,
उसके बाद आप उसको सोशल स्टोरीज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पिक्चर्स के थ्रू भी पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करें, पिक्चर्स के साथ कम्युनिकेशन इज़ सुपर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। उससे आप समझा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स एंड अगेन हर बच्चे का वे अलग होता है, हर बच्चा रीज़न्स अलग होते हैं। ये एक रीज़न है जहाँ से आप डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट देखोगे। सेकेंडली कई बच्चे होते हैं जिनको ना मेसी रहना, गंदा रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे बच्चे अपना हाथ गंदा करने के लिए कभी दाल में हाथ डाल देंगे, कभी मिट्टी में हाथ डाल देंगे। अब उनको इतना सेंस नहीं होता, तो पॉटी भी एक उनके लिए स्लाइमी सा टेक्सचर होता है एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग। तो ऐसे बच्चों में ढेर सारा टैक्टाइल प्ले कराइए, टैक्टाइल एक्सप्लोरेशन करवाइए। आप देखेंगे कि ये सारे इश्यूज़ डेफ़िनेटली आपके बच्चे में धीरे-धीरे रिड्यूस होंगे। जब मैं असेसमेंट करता हूँ ना, तो कई पेरेंट्स आके ना प्राइमरी मुझे ये कहते हैं कि सर मेरा बच्चा अटेंशन नहीं देता, वो बैठता ही नहीं है एक जगह, उसका फ़ोकस ही नहीं है। एंड यहाँ पे ना पेरेंट्स अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे प्ले इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ होता क्या है, 80% थेरेपिस्ट कहते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं बैठ रहा है ना, तो उसको बिठाओ, उसको बिठा के करवाओ, उसको बिठाओ। अगर वो बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो नहीं बैठना चाहता एंड अगेन हम उसको बिठाते हैं। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कराएँगे ना, तो ऑब्वियसली वो आप देखोगे कि बैठना स्टार्ट कर देगा एंड वो काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन साथ में उसका एग्रेशन बढ़ेगा, क्राइंग बिहेवियर बढ़ेगा, मेबी हिटिंग बढ़ जाए बिकॉज़ आप उससे वो काम करवा रहे हैं जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। सो अगेन अगर फ़ोकस कम है और छोटा बच्चा है, आप पहले प्ले करिए उसके साथ। आप एक टॉय लीजिए, बोलिए उसको कि बैठो, जो भी टॉय उसको पसंद है इनफैक्ट एंड आप एज़ अ पेरेंट नहीं, एज़ अ बच्चा आप उसके साथ बैठिए और उस टॉय के साथ कम से कम 15 मिनट 20 मिनट एंगेज करिए बिकॉज़ ऐसे बच्चे ना 2 मिनट खेलेंगे और भाग जाएँगे। तो पहले जो चीज़ उसको पसंद है उसमें उसको 15-20 मिनट एंगेज रखिए और एंगेज रखते हुए ना उसे ढेर सारा आई कॉन्टैक्ट लो, ढेर सारा कर्डलिंग करो। उसको ना ये फ़ील करवाओ कि उसको अच्छा लग रहा है, वो काम कर रहा है और वो भी ऐसा टॉय जो उसको पसंद है। तो जैसे-जैसे आप किसी एक-एक चीज़ में उसको इन्वॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका अटेंशन ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होगा। ये एक तरीका है जो मुझे लगता है कि 100 में से 100 बच्चों में लगेगा, तो ये एक तो परफेक्ट है। कई सेंसरी इश्यूज़ जो कि पेरेंट्स को बहुत टेंशन देते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरे बच्चे में ना पेन थ्रेशोल्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितना चोट लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 मिनट तो रिएक्ट करता है और उसके बाद उसका रिएक्शंस बंद हो जाते हैं। इस केस में अगेन आप इमेजिन करिए कि उसका सिस्टम सेंसरी सिस्टम कितना बिखरा हुआ है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं पेरेंट्स जहाँ पे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरा बच्चा तो रिस्क टेकिंग है। वो ऊपर चढ़ के ऊपर से भी छलांग लगा देता है, मुझे हमेशा उसके पीछे-पीछे रहना पड़ता है। या फिर कई बार पेरेंट्स कहते हैं सर मेरा बच्चा तो बम्पी है, वो कभी यहाँ ठुकता है, वहाँ ठुकता है, ठुकेगा, उठेगा, फिर भागना शुरू करेगा। हल्का-सा अपने सिर को मलता है या हल्का-सा मेरे पास आता है, कहता है मम्मा चोट लगी एंड देन फिर वो वही वैसी चीज़ें स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ पेरेंट्स एक्चुअली क्या होता है ना, वो बताते हैं कि आपके बच्चे का सेंसरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस बच्चे को पेन के बारे में नहीं पता लग पा रहा, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना आपको रिगरस थेरेपी की ज़रूरत है। उसके मसल्स, ब्रेन एंड मसल कनेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। बिकॉज़ जब मसल एंड ब्रेन कनेक्ट करेंगे, तभी बच्चे को समझ आएगा कि उसकी बॉडी स्पेस में कहाँ जा रही है एंड उसको पता लगेगा कि एक्चुअली पेन सेंसेशन, डिफरेंट तरीके के टच, इन सब के बारे में पता लगेगा। जिससे कि वो बेटर होगा। जब असेस करते हैं तो एक और जो प्रॉब्लम मेरे सामने आती है कि पेरेंट्स कहते हैं सर मेरा बच्चा ना अटेंशन सीकिंग है। वो अटेंशन सीक करने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है। वो आएगा, मेरी आँखों में देखेगा, मुझे मारेगा और भाग जाएगा। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे तक नहीं है, जब वो स्कूल में जा रहा है, तो वो एग्ज़ैक्टली यही कर रहा है। वो बच्चों को हिट करता है, जैसे ही बच्चे शाउट करते हैं या जैसे ही टीचर नो बोलती है, वो हँसने लग जाएगा या फिर वो क्राई करने लग जाएगा। कहीं न कहीं ये बिहेवियर्स को हम कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। अगेन ये बहुत कॉमन है। ये एक्चुअली ऑटिज़्म में भी बहुत कॉमन है और एडीएचडी बच्चे जो हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये ना जैसे हम लोग बचपन में नहीं कहते थे बड़े शरारती हैं, हमारी क्लास में 2-3 बच्चे होते थे, बहुत शरारती, बहुत एग्रेसिव होते थे, जो सबको परेशान करके रखते थे। ये एक्चुअली ना वही सॉर्ट ऑफ अ कैटेगरी है, जहाँ पे हमें बच्चों को ना एक्चुअली काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन केसेस में। अगर मैं एडीएचडी की बात करूँ बिकॉज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ हाइपर एक्टिविटी, द प्रॉब्लम इज़ अंडरस्टैंडिंग, द प्रॉब्लम इज़ अटेंशन। अब होता क्या है, स्कूल में अगर मैं 30 बच्चों के बीच में बैठा हूँ और बिकॉज़ मैं एडीएचडी हूँ, ऑब्वियसली मैं वो अटेंशन नहीं दे पाऊँगा।
अगर मैं अटेंशन नहीं दूँगा तो बार-बार टीचर से डाँट खाऊँगा। मैं हाइपर एक्टिव हूँ, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, तो ऑब्वियसली मैं क्लास में रोम अराउंड करूँगा, कभी इसको धक्का मारूँगा, कभी उसको धक्का मारूँगा। अगेन दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपर एक्टिविटी। तो अब इन सब चीज़ों से क्या होता है कि पेरेंट्स को फिर कंप्लेंट्स आने लगती हैं कि सर आपका बच्चा हिट कर रहा है या आपका बच्चा लाफ कर रहा है, वो अटेंशन सीक कर रहा है, जो कि बहुत कॉमन है। इस केस में मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्कूल में सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि 30 बच्चों में उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि टीचर पढ़ा क्या रही है। दो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जब आप घर पे लेते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो बच्चे ने मेरा सब कुछ कर दिया, लेकिन स्कूल में जाता है तो बिल्कुल ब्लैंक होके बैठ जाता है। तो उस केस में ऑप्ट फॉर अ शैडो टीचर, ऑप्ट फॉर अ स्पेशल एजुकेटर जो उसके साथ क्लास में जाए, जो भी क्लास में समझा रहे हैं वहीं पे क्लास में ही बैठ के उसको बताएँ कि सी टीचर ने अभी ये बोला है, तो आपको ये करना है, ताकि उस बच्चे को भी लगे कि ओके, जो वो कह रही हैं, अब मुझे समझ आ रहा है। अगर वो कोई नेगेटिव बिहेवियर करता है, तो वो शैडो टीचर बोले कि लिसन, ये गलत है, जाओ मेरे साथ चलो, लेट्स प्ले विद द किड, लेट्स शेयर द थिंग्स विद द किड्स। और धीरे-धीरे देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे-धीरे यू विल सी कि बच्चे का खासकर एडीएचडी बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफ़ाई होता है। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, हर एक पेरेंट को लाइक ये ना सिर्फ़ स्पेशल नीड पेरेंट्स के लिए नहीं है, हर एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन की मैं बात करूँगा। पेरेंट्स आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टेक्टाइल प्ले करिए। टेक्टाइल का मतलब होता है टच। जितना आपका बच्चे का टच नॉर्मल होगा, जैसे कि शेविंग फ़ोम के साथ उसको प्ले कराइए। जैसे पहले के ज़माने में हम नंगे पैर पार्क में भाग जाते थे, लेकिन आजकल हम नहीं कर रहे अपने बच्चों के साथ। या फिर बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा मेसी प्ले करते थे, वो मिट्टी में भी खेलते थे, वो कीचड़ में भी खेलते थे, जो कि अगेन हम बच्चों के साथ नहीं कर रहे। तो ये होता है एक्चुअली टेक्टाइल प्ले, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग मेथड है। ये ब्रेन को लर्न करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत ज़्यादा टेक्टाइल टच के साथ प्ले करवाइए। इसी तरीके से आप अपने बच्चे को स्विंग्स दीजिए ना, अगेन स्विंग्स बहुत ध्यान से देना है आप लोगों को। बहुत रिदमिक बाउंसिंग दीजिए। मे बी आप जिम बॉल यूज़ करिए या स्विंग्स यूज़ करिए, या इनफैक्ट आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप अपनी गोदी में लेके उसको मूव कर सकते हैं, ताकि वो एक वेस्टिब्युलर लाइक जो स्पेस के बारे में है उसको पता लगे कि स्पेस में कौन-सी चीज़ कहाँ एग्ज़िस्ट करती है। तो स्विंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्टाइल प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड थर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्लीज़, आजकल जो ये मेथड स्टार्ट हुआ है ना कि बच्चा मोबाइल देख रहा है और हम खाना खिला रहे हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चे के फाइन मोटर्स डेवलप नहीं होते हैं। जब तक वो बच्चा फिंगर्स के साथ काम नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ब्रेन डेवलप नहीं होगा। तो ढेर सारा फाइन मोटर आप काम करिए उसके साथ, थोड़ा-सा उसको वेट भी उठाने दीजिए, थोड़ा-सा वेट उठाए, मम्मी का हैंडबैग उठाए, पॉलीथिन्स उठाए, घर के बर्तन उठाए, ताकि उसका मसल एंड ब्रेन कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो। तो बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, पेरेंट्स आप ट्राई करिए, आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बच्चे के बॉल एक्टिविटीज़ पे प्लीज़ फ़ोकस करिए, उसकी कैचिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, रैकेट हिटिंग एंड और भी जो मोटर स्किल्स होने चाहिए, खासकर मोटर प्लानिंग स्किल्स होने चाहिए, वो वन लेग जंपिंग हो गया जैसे, वो आने चाहिए आपके बच्चे को। अगर देखिए मैं बात लिविंग स्किल्स की कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कहाँ पे ले आया हूँ ग्रॉस मोटर स्किल्स की। तो इमेजिन करिए अगर आपका बच्चा ये नहीं कर रहा तो लिविंग स्किल्स में तो डेफ़िनेटली दिक्कत आएगी, आएगी। इसी तरीके से उसको बिठा के फाइन मोटर करना, सेलो टेप, डॉक्टर टेप्स, थेरापुट्टी, स्लाइम, क्ले, टूथपिक से एक्टिविटीज़ हो गई, लेगोस फिक्सिंग हो गए, डिफरेंट तरीके के पेग्स आप लगवाइए, सीज़र कटिंग सिखाइए आप उसको। सिंपल अगर मैं बोलूँ स्टेपलर्स को यूज़ करना, पंचेस को यूज़ करना, स्प्रे बॉटल्स को यूज़ करना, ये सब चीज़ें जब बच्चा करेगा तो उसके फाइन मोटर डेवलप होंगे, एंड ट्रस्ट मी, आप 1 डेढ़ साल, 2 साल फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर में वर्क करिए। पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं सर आज ना इसने अपने आप ही सॉक्स पहन ली, आज ना इसने अपने आप ही शूज़ पहन लिया, बिकॉज़ बच्चे के स्किल्स डेवलप हुए, और जैसे स्किल्स डेवलप हुए बच्चों को पता लगा कि मुझे कौन सी चीज़ कैसे पकड़नी है और कैसे मैनिपुलेट करके उसको पहनना है। कई बार ना मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर हम ना थेरेपीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएँगे। क्या करें? मुझे बड़ा दुःख होता है अपने बच्चे को देख के, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं थेरेपी में जा पाऊँ। और इनफैक्ट मुझे ना ये सुन के बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं,
मुझे किसी तरीके से उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने ना एक्चुअली बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं सेंसी सिस्टम के ऊपर, मोटर स्किल्स के ऊपर। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जाइए, मतलब यूट्यूब में वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल है। आप वीडियोस देखिए, पहले आप अपने बच्चे को समझें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने भी थोड़ी-सी इसके लिए कोशिश की हुई है कि आप लोग जाइए, समझिए पहले सेंसी सिस्टम को और स्किल्स को। जब आप चीज़ों को समझेंगे ना, तब 2 तरीके हैं कि एक आप कई थेरेपिस्ट हैं जो होम प्लान्स देते हैं। मेबी आप वन्स इन 3 मंथ्स जाइए, एक प्रॉपर प्लान बनवाइए और उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करिए और सिर्फ़ रिव्यू के लिए आते रहिए। ये थोड़ा-सा बेटर वे होता है, लेकिन अगेन आपको पहले बच्चे को समझना पड़ेगा। और सेकंड ये हो सकता है कि आजकल ना बहुत अच्छे-अच्छे एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर सपोज़ेटली अगर आपको पढ़ा आपने अपने बच्चे के बारे में या कुछ वीडियोज़ देखी जहाँ पे आपको पता लगा कि मेरे बच्चे में टैक्टाइल सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। सिंपल सा आप गूगल में डालिए कि टैक्टाइल सेंसिटिविटी एक्टिविटीज़ फॉर किड विद 3 इयर्स ऑफ एज। आप देखेंगे कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ आ जाएँगी, आप बैठ के करवाइए उनको। तो मैं यही बोलूँगा, ऑब्वियसली पहले बच्चे को समझिए, जब आप बच्चे को समझते हैं तो उस इश्यूज़ को डालिए, ढेर सारी एक्टिविटीज़ आ जाएँगी, आप करवाइए। ऑटोमैटिकली पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, जब आप अपने बच्चे को लेके बैठेंगे ना, देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक मैनुअल थेरेपी है, हर चीज़ हमने बुक से नहीं पढ़ी। कई चीज़ें जो हमने बच्चे के साथ काम करके, फ़ील करके सीखी हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठ के काम करोगे, उसके इश्यूज़ को समझोगे, तो शायद आपको किसी भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको उतनी ही हेल्प चाहिए। वो कहते हैं ना कि ट्रेन को सिर्फ़ पटरी तक चढ़ानी है, बाकी उसको भगाना तो आप ही का काम है। तो वो जो ट्रेन जो बिखरी पड़ी है, उसको ट्रैक पे लाना मेबी ओटी का काम है। उनसे प्लान्स ले सकते हैं आप, एग्ज़ीक्यूट करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और आप देखेंगे कि उस केस में मनी विल नॉट मैटर। इट्स ऑल व्हाट मैटर्स इज़ योर एफर्ट्स, बिकॉज़ अगर आप थेरेपी नहीं दे सकते तो आपको अपना टाइम तो देना पड़ेगा ना। सो फाइनली मैं यही सबको बोलूँगा कि ऑब्वियसली आपने मुझे पूरा सुना है। जो मिसिंग लिंक चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि हम एज़ अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। एंड बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो भी पेरेंट मेरे पास आता है ना, मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि स्पेंड द टाइम। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। आपकी जर्नी में ना आप देखोगे कि कभी ग्राफ आपके बच्चे का डेवलपमेंट का ऊपर और कभी नीचे जाएगा। स्टे काम, जो चीज़ ऑब्वियसली ऊपर जाती है वो नीचे आती है और जो चीज़ नीचे रहती है वो ऊपर डेफ़िनेटली जाती है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। आप अपने बच्चे को समझिए, आप एक जनरल चीज़ समझिए कि जनरल चीज़ है जो मुझे अपने बच्चे को करवानी ही करवानी है। प्ले करिए, उससे आई कॉन्टैक्ट लीजिए, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड कीजिए और फिर उसको थेरेपी करवाइए। यही मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे आने का। एंड थैंक यू जॉश टॉक कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपने बारे में बता पाऊँ और मैं कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी अगर हेल्प कर पाऊँगा, इट विल बी ग्रेट। सो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.